रामानुजन साइंस क्लासेज में सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने क्या किया था, एक टॉपिक पढ़ा था गाउस के नियम की एप्लीकेशन में। एक टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था? अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब नॉन कंडक्टिंग शीट थी अपने पास में। कैसी थी? नॉन कंडक्टिंग शीट, अचालक परत, अचालक परत। उस अचालक परत के कारण उसके निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया था? वो आया था E = सिग्मा अपॉन 2ε0। ध्यान रखना, सिग्मा अपॉन 2ε0 n कैप, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आया था। अर्थात ये जो शीट थी, इस प्रकार मानो आप, इसके निकट कोई बिंदु ले लिया। बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ये प्लस प्लस है, आवेशित है। उस समरूप आवेशित अचालक परत के कारण निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान, ये बिंदु पे ले लिया, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? सिग्मा अपॉन 2ε0। ना, सिग्मा क्या है? सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्योंकि ये पृष्ठ के ऊपर ही आवेश है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और दिशा क्या होगी? एन कैप। जहाँ एन कैप का मतलब ये बिंदु ओ है ना, यहाँ से देखो एन कैप का मतलब शीट के तल के लंबवत। इधर तल ऐसे था, ये शीट है आपके पास में, इस प्रकार से शीट है तो शीट के तल के लंबवत ऐसे। वो प्लस प्लस है तो शीट के तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा, माइनस माइनस है तो शीट के तल के लंबवत अंदर की ओर हो जाएगा। ये टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज अपन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं गाउस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 3, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। पूरा एक टॉपिक ही है। देखो, आवेश क्या है? समरूप आवेशित है, मतलब एक समान रूप से आवेशों का वितरण है। अपरिमित मतलब इनफाइनेट है, उसकी लंबाई चौड़ाई कोई फिक्स नहीं है, वो इनफाइनेट है, ऊपर नीचे अपरिमित आकार की है। चालक है मतलब कंडक्टिंग है। और पट्टिका है, परत नहीं है, शीट नहीं है, पट्टिका। पट्टिका को इंग्लिश में बोलेंगे प्लेट। अब की बार प्लेट अपन को लेनी है। उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना जनरेट हो रहा है वो अपना टॉपिक रहेगा। अब देखो किस प्रकार से इसको अपन चित्र में समझेंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। चित्र से आपको, डायग्राम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डायग्राम में जैसे ही मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट चालू करूँगा, आपको पता है गाउस के नियम का एप्लीकेशन लगाकर अपन दो चीज़ें फाइंड करते हैं। एक तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा और दूसरा है परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान। तो दिशा वाला कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए रखूँगा होमवर्क के लिए। दिशा आपको पता करनी है और बाकी जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, वो मैं करूँगा, ठीक है ना। दिशा आपको करनी है। मेरे को आप दिशा वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके मेरे को आप फोटो खींच के मेरे पर्सनल नंबर पे या ग्रुप पे आप सेंड करोगे मेरे को। तो ये टॉपिक समझते हैं। देखिए, अपने पास में कोई प्लेट है, चालक प्लेट है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर अचालक नहीं है, चालक लिया गया है। चालक है तो किसी मेटल की बनी हुई है। ये लो साहब, ये अपने पास में चालक प्लेट है। फर्क क्या है इन दोनों में? भाई शीट में और प्लेट में फ़र्क क्या रहेगा? शीट में और प्लेट में फ़र्क रहेगा, मैं बता दूंगा इसको अभी डायग्राम बनाने के बाद में। देखते हैं, समझते हैं। देखिए, सब बुक देना है। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको शीट में, परत में और प्लेट में क्या फ़र्क रहता है। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला भाग क्या है? ये एक प्लेट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? प्लेट की तरह या पट्टिका की तरह बिहेव करेगा। शीट की मोटाई को अपन कंसीडर नहीं करते हैं। शीट की मोटाई जो अपन ने पहले वाला टॉपिक किया था उसमें शीट की मोटाई क्या ली थी? नगण्य ली थी, 0 ली थी। जबकि पट्टिका की मोटाई को अपन नगण्य नहीं लेंगे, पट्टिका की मोटाई भी कंसीडर की जाएगी। जैसे यहाँ पर इसकी मोटाई कंसीडर कर रहे हैं अपन, तो इस पट्टिका होगी तो इसकी मोटाई को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये एक पृष्ठ वाला भाग नहीं होगा, इसके दो पृष्ठ होंगे, इधर वाला और इधर वाला, दोनों को कंसीडर करेंगे। बीच में मोटाई को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ ऐसा ही होता, बीच में मोटाई
नगण्य होती तो ये क्या कंसीडर की जाती, ये शीट कंसीडर की जाती, जबकि प्लेट में या पट्टिका में मोटाई को भी कंसीडर किया जा रहा है। अब ये आपको डायग्राम ये मानना है, इस प्रकार रखी हुई है, ठीक है ना, इस प्रकार रखी हुई है। ये मोटाई आप थोड़ा सा इसको बड़ा इमेजिन कर लो ताकि आपको इजीली समझ में जाए। तो ये इस प्रकार रखी हुई है, ठीक है ना। ये इसके इधर वाले पृष्ठ को इधर की ओर डायरेक्शन मानोगे, पीछे वाला पृष्ठ इधर की ओर डायरेक्शन मानोगे। ये अपरिमित है, अपरिमित मतलब इसकी ऊपर और नीचे कितनी दूर तक आगे जा रहा है अपने को कोई आइडिया नहीं है, तो अपरिमित है, इसके लिए डॉट डॉट करके आप इसको इतने से भाग को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि ये ऊपर भी बहुत ज़्यादा दूर तक जाए, नीचे भी बहुत ज़्यादा दूर तक जाए, तो आपने सिर्फ इसका इतना सा भाग ही कंसीडर किया है ताकि अपने डेरिवेशन को इजीली समझ सके, ठीक है ना। ये आवेशित है। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। हो सकता है कई बच्चों को कन्फ्यूज हो, वो भी मैं दूर कर दूंगा। जब आप पॉइंट ध्यान से सुना, जब आप इस प्लेट को, चालक प्लेट को या चालक पट्टिका को आवेशित करोगे तो इसको दिया गया समस्त आवेश इसके केवल और केवल बाहरी पृष्ठों पर, इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ध्यान रखना, प्लेट के अंदर कोई आवेश नहीं जाएगा साहब, मतलब उस मोटाई के अंदर जो आयतन वाला भाग है, अंदर वाला भाग है, उसमें एक भी आवेश नहीं जाएगा। अब इसका आप पूछोगे क्यों नहीं जाएगा, उसका मैं आंसर इस टॉपिक के होने के बाद में दूंगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं जाएगा, पृष्ठों पर, इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अंदर कोई भी आवेश नहीं है, केवल पृष्ठ के ऊपर आवेश है। देखो इसके कितने पृष्ठ अपन कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि ये पृष्ठ और ये पृष्ठ पीछे वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो इधर आवेश है, बीच में कुछ नहीं है, आयतन में कुछ नहीं है, और पीछे वाले भाग में आवेश है, ठीक है ना। अब यहां पर निकट बिंदु कोई ले लेते हैं अपन P, उस बिंदु P के ऊपर अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी है। तो वापस वही परत जैसा ही हो गया, इससे पहले वाले डेरिवेशन जैसे हो गया, जैसे इस पे अल्पांश लूंगा, इस पे अल्पांश लूंगा, ऐसे ऐसे, तो ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और क्षैतिज घटक परस्पर जुड़कर जो भी इसके निकट बिंदु अपन ने लिया उसके ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे। वो वाला भाग आप खुद करोगे, ठीक है बच्चों। अब अपने को इसमें कैसे कंसिडर करना है, अप्रोच कैसे लगानी है, आपको समझने के लिए ये मान लेना कि ये इस प्रकार इसके पृष्ठ है और ये मोटाई वाला भाग है, तो ये पृष्ठ के ऊपर आवेश इस प्रकार रूप से वितरित है, अंदर कोई भी आवेश नहीं है। उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों इसके अंदर क्यों आवेश नहीं है, उसका रीजन मैं टॉपिक जस्ट होने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, गाउस के नियम का अनुप्रयोग करना है तो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, क्या इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो गाउसियन पृष्ठ इससे जस्ट पहले वाले डेरिवेशन में जैसे माना था, परत वाले अचालक परत वाले जो डेरिवेशन अपन ने किया था उसमें भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा था। क्या उसमें भी गाउसियन पृष्ठ जो माना था वो बेलनाकार था? बिल्कुल था। तो इसमें भी गाउसियन पृष्ठ जो मैं मानूंगा वो भी बेलनाकार ही होगा क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर लिख लेते हैं अपन, माना कोई समरूप आवेशित अपरिमित, अपरिमित का मतलब अनंत रूप तक फैली हुई, अपरिमित चालक पट्टिका है जिसे आवेशित करने पर समस्त आवेश पट्टिका के पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पट्टिका के पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, समझ गए? पट्टिका के पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा कोई भी आवेश, ये लाइन में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में रहे, ये हमेशा दिमाग में रहे, तो कोई भी आवेश पट्टिका
के अंदर, अंदर मतलब आयतन में, कोई भी आवेश पट्टिका के अंदर उपस्थित नहीं होता है, मतलब वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं आएगा। माना अब देखो पृष्ठ के ऊपर आवेश है, अंदर आयतन वाला भाग तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है, पृष्ठ के ऊपर ही आवेश है। तो बताओ यहां पर मैं आवेश घनत्व वाला कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लूंगा? लेमडा वाला काम में लूंगा, सिग्मा वाला काम में लूंगा, या रो वाला काम में लूंगा? ऑब्वियसली बात क्लियर है कि यहां पर पृष्ठ के ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर आवेश है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो पृष्ठीय आवेश घनत्व वाला कॉन्सेप्ट ही काम में लूंगा। तो माना पट्टिका के पृष्ठों पर आवेश घनत्व सिग्मा, क्या है? सिग्मा। अतः पट्टिका के तल के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। देखिए, अतः पट्टिका के तल, अब पट्टिका की इस पृष्ठ के तल के, जैसे ये पट्टिका थी अपने पास में, आपको सबको समझ में आ गया कि आवेश कहाँ रहेंगे। अब इसके तल के निकट कोई बिंदु ले लिया, यहाँ ले लिया, निकट है, निकट बिंदु ले लिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी ले लिया, उस बिंदु के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। कैसे पृष्ठ की कल्पना की गई है? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। एक बार इस थ्योरी को आप अच्छी तरह से देख लेना, मेरे को मिटाना पड़ेगा, बहुत ही जैसा आपको एग्जाम में लिखना है या जिस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है, पूरी की पूरी स्टेप मैंने लिख दी है। थ्योरी लिख ली, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, वापस थ्योरी को मिटाना पड़ेगा, डायग्राम में आपको देखना है। अब बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की मैंने कल्पना की है। यहाँ पर कौन से पृष्ठ की कल्पना की? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो देखिए, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ऐसा है, इस प्रकार से। हाँ, अब बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कितनी सतह अपने को लेनी है। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की आपको 3 सतह कंसीडर करनी है। एक तो ये वाली बाहरी, एक ये वाली जो इस जो प्लेट के पृष्ठ के ऊपर आ रही है, मतलब इसका काट क्षेत्रफल, और ये एक इसके अंदर, मतलब इसके आयतन के अंदर भी तो कुछ ना कुछ इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का भाग है। तो इसकी 3 सतह, ये वाली, ये वाली, ये वाली, हाँ ये वाली, पीछे वाली, और ये वक्रीय सतह, ये तो काट क्षेत्रफल है, उसको कंसीडर अपने यहाँ और यहाँ दोनों में कर लिया। 3 सतह कौन सी है? S1 आगे वाली जो वर्ताकार है, दूसरी सतह S2 जो वक्रीय सतह है, कर्व्ड सरफेस है, और तीसरी जो अंदर आ रही है वो S3। समझ में आया ना? 3 सतह अपने कंसीडर कर ली। तो माना बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ 3 सतहों से मिलकर
बना है। आप 3 सतहों से मिलकर बना हुआ मान सकते हो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को। नंबर फर्स्ट, बाहरी सतह S1 जो कैसी है, वर्ताकार। दूसरी सतह कौन सी है, वक्रीय सतह S2, वक्रीय सतह S2, ठीक है ना, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी सतह कौन सी है, बेलन के आयतन में उपस्थित सतह, मतलब बेलन के अंदर जो आ रही है वो कौन सी है, S3, S3 है ना पीछे, S3, और वो भी कैसी है, वर्ताकार। अब वर्ताकार सतह का मतलब क्या होगा, ये भी वर्ताकार है, ये भी वर्ताकार है, और ये जो काट क्षेत्रफल है जिसने आवेशों को घेर के रखा है, देखो इतना परिबद्ध आवेश है ना। अब बेलन से परिबद्ध आवेश कितना है, आप इसको इधर देखोगे तो ये प्लस प्लस है, तो ये वाला भाग ही तो, इसको इस प्रकार देखो ना, इस प्रकार से इस प्रकार आप कंसिडर करने की कोशिश करो, तो ये वाला भाग है वही तो आवेशों को घेरे में। केवल बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से अपरिबद्ध आवेश कितने हैं, जो आप यहाँ पर काट क्षेत्रफल के अंदर आवेश जो परिबद्ध है वही तो इससे घेरे में आवेश है। तो बेलन के आयतन के अंदर उपस्थित सतह S3 है, वो वर्ताकार है। अब देखिएगा, ध्यान से देखना है, मैं S1 सतह जो बाहरी सतह है उसके ऊपर अल्पांश की कल्पना करूं। ये मान लिया S1 सतह के ऊपर अल्पांश की, तो S1 सतह की दिशा किधर की ओर है, आप इसको बेलन को इस प्रकार से कंसीडर करें, तो इसकी देखो ये S1 है, अब इसकी दिशा किधर की ओर है, क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, सतह के तल के लंबवत होती है। तो यहाँ पर S1 की दिशा इधर होगी, आप तो उसकी दिशा को दिखाने के लिए आपको अल्पांश की दिशा दिखानी पड़ेगी DS1 की। तो ये देखिए DS1 की दिशा दिखा दी मैंने इस प्रकार से, समझ में आया। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो ऊपर प्लस प्लस से आवेशों से आवेशित ये पृष्ठ है भाई, इस प्लेट का ये वाला पृष्ठ प्लस प्लस आवेशों से आवेशित है, ये यहाँ पर प्लस प्लस आवेश है। इस प्रकार देखो तो प्लस प्लस आवेशों के कारण इस वाले S1 के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो भी बाहर की ओर होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसे ही होगी। यहाँ पर E वेक्टर की दिशा ऐसे, तो DS1 और E वेक्टर के बीच में थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर है 0 डिग्री। समझ में आया कि भाई E वेक्टर और DS1 जो क्षेत्रफल सदिश है DS1 वो एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री। दूसरी सतह देखो S2 सतह वक्रीय सतह। अब वक्रीय सतह इस प्रकार से घुमाव वाली सतह। अब यहाँ पर आप अल्पांश मानो, चाहे यहाँ पर मानो, चाहे यहाँ पर मानो। अगर आपने अल्पांश यहाँ पर माना तो S2 की जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा वो इधर की ओर हो जाएगी। अल्पांश आपने यहाँ पर माना तो S2 जो सतह है उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। यहाँ पर माना तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर माना तो ऐसे हो जाएगी। तो आप यहाँ पर मान लो, चलो इजी वे में आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर S2 सतह के ऊपर अल्पांश माना तो वो यहाँ पर मान लिया, जिसका नाम है DS2। समझ में आया। तो DS2 के लिए अपन क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखें तो वो इस प्रकार होगी। समझ में आया। और यहाँ पर देखो तो विद्युत क्षेत्र इस पॉजिटिव आवेशों से उत्पन्न हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी इस प्रकार से। समझ में आया। तो वक्रीय सतह S2 और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। सेम टू सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली आती है S3 सतह के लिए। कौन सी सतह के लिए? S3 सतह जो अंदर है उसके लिए। देखिए S3 सतह के ऊपर मैं अल्पांश मानूंगा तो ये लो साहब, अल्पांश आप मान लो। अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? इधर की ओर होगी। मतलब S3 के लिए अल्पांश माना तो DS3 की दिशा ऐसे होगी। लेकिन आप ये देखिए कि अंदर इसके आयतन के अंदर, प्लेट के आयतन के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। और आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र भी जनरेट नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आवेश नहीं है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला अगर अपन देखें तो K/R² होता है। क्यों ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र जनरेट ही नहीं होगा। समझ में आया नहीं है? आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर देख लिए इस फॉर्मूले से भी
आप देख सकते हो कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देखिए वापस क्यू नहीं है तो फिर ये ई भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक समझाने के लिए फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पर जो अंदर वाले भाग में विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। आई बात समझ में? आई होप ये आपको दिख रहा होगा, अंदर वाले भाग में विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0। बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, 0। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर ये जितना भी मैंने पॉइंट दिखाया है सबके लिए विद्युत कोण का मान यहाँ पर लिखना पड़ेगा थ्योरी में। तो बाहरी सतह S1 सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश व विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री है क्योंकि दोनों की दिशा समान है। S2 सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश व विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना है, किसी भी हिसाब से देख लो, चाहिए यहाँ पर S2 की दिशा अल्पांश के हिसाब से यहाँ पर मानोगे तो इधर की ओर हो जाएगी, जबकि विद्युत क्षेत्र तो ऐसा ही है। हर केस में चाहे S2 सतह के ऊपर आप अल्पांश कहीं भी मानो, कहीं भी किसी भी भाग पर मान लो वक्रीय सतह के ऊपर अल्पांश, आप हर स्थिति में देखोगे कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण कितना है, हमेशा ही 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री है। क्योंकि तो S2 सतह के ऊपर अल्पांश माना है, उसकी दिशा लंबवत है ई वेक्टर के, ठीक है ना। बेलन के आयतन के अंदर उपस्थित सतह, तो मैं इसके लिए लिखूंगा आयतन में कोई भी आवेश नहीं होने के कारण आंतरिक विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य, ठीक है ना। ये आपने देख लिया, अच्छी तरह से देख लेना। ये आपके इस टॉपिक में थ्योरी में ही लिखना पड़ेगा आपको। अब मेरे को मिटा के यहाँ पर सारा का सारा डेरिवेशन वाला काम करना पड़ेगा। गाइस समझ में आ गया, देख लीजिए। देखिए क्या करना पड़ता है अब अपने को गाउस के नियम का अनुप्रयोग लगाकर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अपन किस प्रकार से चलेंगे, अपन फ्लक्स के मान निकालेंगे। अपन इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत या गाउसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स का मान निकालेंगे, और वो 2 तरीके से निकालेंगे। फाई का मान फाई की परिभाषा से, मतलब फ्लक्स का मान फ्लक्स की परिभाषा से, और फ्लक्स का मान किसे, गाउस के नियम से। फिर दोनों को बराबर करेंगे तो ई का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तब देखिए, अतः गाउसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स, ठीक है ना, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से मतलब फाई के सूत्र से, और वो होता है फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल या साइक्लिक इंटीग्रल भाई सतह का बंद समाकलन ई डॉट डी एस। भाई बंद आ करती है तो बंद समाकलन, और समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, सतह, देखो यहाँ पर डी एस के सापेक्ष हो रहा है, तो सतह का यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, सरफेस का यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस, इसको ऐसा बोलेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डॉट डी एस। तो आप यहाँ पर पूरी की पूरी सतह को 3 सतहों में तोड़ कर देख सकते हो।
कि भाई इस पूरी गाउसियन जो बंद आकृति है उससे फ्लक्स कितना पारित होगा, तो आप S1 सतह से पारित फ्लक्स प्लस S2 सतह से पारित फ्लक्स प्लस S3 सतह से पारित फ्लक्स सबका जोड़ करोगे तो कुल फ्लक्स का मान आ जाएगा। अर्थात इसी पद को 3 स्टेप में तोड़ के लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जाएगा, S1 सतह के लिए E डॉट ds1 लिख दो, S2 सतह के लिए E डॉट ds2 लिख दो, और S3 सतह के लिए, ये S2 सतह के लिए था, E डॉट ds3 लिख दो। एग्री हो क्या? यही पद है, मतलब है तीनों सतहों के लिए अलग अलग तोड़ के लिखा, तीनों सतहों से पारित फ्लक्स आपने निकाला तो वो कुल फ्लक्स के बराबर ही होगा, इसी फॉर्मूले के बराबर ही होगा। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में रखोगे, ओपन करोगे तो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, वो कोस थीटा के साथ में ओपन होता है, मालूम है सबको। तो आप इसको लिख सकते हो S1 सतह के लिए EDS1 कोस कितना है, थीटा कितना था, S1 सरफेस के लिए E वेक्टर और DS1 वेक्टर के बीच में कोण कितना था, 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री, प्लस S2 सरफेस के लिए देखना EDS कोस 90 डिग्री। देखिए ऊपर जा रहा है DS2, इधर जा रहा है E वेक्टर 90 डिग्री। और तीसरी सरफेस कितनी है, S3, उसके लिए यहाँ पर देखिए S3 के लिए विद्युत क्षेत्र का मान अंदर वाला ही होगा, फिर S3 अंदर आ रही है आयतन के अंदर, वॉल्यूम के अंदर आ रही है, तो E इन वो कितना है, E इन का मान 0 और DS3। अब देखना यहाँ पर एंगल कितना लोगे आप, थीटा कितना लोगे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर थीटा ले सकते हो, वही परत के हिसाब से कंसीडर करना है, सीट के हिसाब से कंसीडर करना है, तो 0 ले लो, अपने को मतलब ही नहीं क्योंकि अल्टीमेटली 0 है ना, E इन का मान 0। आप चाहोगे तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती, इलेक्ट्रिक सरफेस की डायरेक्शन ऐसे होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती, तो वो 180 के रूप में आ जाता है, बट वो कंसीडर नहीं करना, इसको परत के रूप में कंसीडर कर लो। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन इसको सोचना ही नहीं है, अंदर का मान विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो ये पद अल्टीमेटली 0 हो जाएगा यहाँ पर, DS3 कोस 0 डिग्री, ठीक है ना। चूंकि E इन कितना है, 0 है, तो ये पद कितना हो जाएगा, 0, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो एक ही पद बचेगा ये वाला। तो फाई का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा EDS1, और कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये पद इतना ही रहेगा, S1 सरफेस वाला ही बचेगा, बाकी ये भी 0, बाकी ये भी 0। क्लियर है। तो फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई का मान हो जाएगा, देखो अब देखो इस सरफेस पे S1 सरफेस इस सीट से पूरी की पूरी सरफेस बराबर दूरी पर है, तो S1 सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बराबर ही होगा, नियत ही होगा। तो E को ले लो आप नियत मान के बाहर, तो यहाँ पर समाकलन DS1 का होगा, और DS1 का समाकलन यहाँ पर अपन करेंगे, देखना DS1 का समाकलन करोगे तो D समाकलन के चिन्ह से घटेगा, तो अल्टीमेटली मान क्या आएगा, S1। अब चूंकि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चीज़, चूंकि S1, अब S1 क्या है, देखो ये बेलन इधर जैसे बढ़ रहा है, तो S1 क्या ये काट क्षेत्रफल नहीं है क्या, S1 सतह वर्ताकार सतह है इस बेलन की, बिल्कुल है वर्ताकार सतह, तो क्या S3 सतह भी वैसी है, बिल्कुल वैसी है, S3 सतह S1 सतह के बराबर ही है। और यहाँ पर ये वाला भाग देखोगे तो ये वाला भाग बेलन का काट क्षेत्रफल है, तो S1 बोले चाहे यहाँ पर वाला भाग बोले चाहे S3 बोले, वो बेलन के काट क्षेत्रफल को ही शो करता है, और बेलन के काट क्षेत्रफल को अपन मान लेते हैं काट क्षेत्रफल, और उसको S1 S2 S3 नाम नहीं देके मैं नाम दे देता हूँ S, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर मान आ जाएगा फाई का E इंटू S। समझ में आया नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, क्या आपको फ्लक्स की परिभाषा अनुसार इस गाउसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निर्गत होगा या पारित होगा उसका मान है, समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 1 से मेरे को मिटाना पड़ेगा ताकि मैं आगे वाला भाग कर सकूँ गाउस के नियम के अनुसार। मिटा दिया जाए, देख लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम के साथ में, देखिए हाँ भाई। अब है फ्लक्स गाउस के नियम से। और गाउस का नियम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उससे परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है, यही होता है। तो इसका मतलब फाई बराबर होगा क्यू परिबद्ध अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट।
देखिए मैं Q का मान क्या लिख सकता हूँ, अपने को पता है चूंकि सिग्मा बराबर है Q अपॉन S, भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व है यहाँ पर, तो इस इतने से भाग के परिबद्ध आवेश यही होगा, ये वाला भाग है ना काट क्षेत्रफल, भाई ये गाउसियन पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध किया, इतने से भाग में ही परिबद्ध किए। अब बताइए इतने से भाग के ऊपर क्यों आवेश है, तो इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के लिए अगर मैं यहाँ पर इस वाले भाग के लिए सिग्मा का वैल्यू कंसीडर करूँ तो वो होगा Q अपॉन S। समझ में आया, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला ये। तो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करके Q का मान रख सकता हूँ, Q बराबर सिग्मा S। ये और नो बोलिए, पुट कर दूँ ऊपर, ये Q परिबद्ध वाला ही तो है, तो 5, इसलिए 5 बराबर हो जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से दोनों ही फाई को व्यक्त करी। 1 नंबर समीकरण अभी भी आपके सामने आई थी, क्या थी 1 नंबर समीकरण? 1 नंबर समीकरण थी फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। अब फाई का मान 1 नंबर समीकरण से भी आ रहा है, 2 नंबर समीकरण से भी आ रहा है, तो दोनों को बराबर रख दो, तो क्या होगा समीकरण 1 और 2 से ई इंटू एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट होगा, तो ई का मान बन जाएगा आपके पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ये फॉर्मूला सदिश रूप में। सदिश रूप में भी देख लेना, आपके पास में फाइनल डेरिवेशन का फॉर्मूला आ चुका है कि निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सदिश रूप में क्या होगा ई वेक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ये, और यहां पर लगा देना एन कैप। अब एन कैप का मतलब क्या होगा जरा देखना, एन कैप का मतलब क्या होगा, ये शीट थी अपने पास में, सॉरी प्लेट का तल था, प्लेट के तल इस प्रकार से था, तो यहाँ पर कोई बिंदु लिया, निकट बिंदु यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, कहीं भी ले लो, उस निकट बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान या दिशा किधर की ओर थी, शीट के या यहाँ पर प्लेट की जो ये वाला भाग है ना, प्लेट के पृष्ठ के तल के लंबवत था, तो इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान इस प्रकार से था, ठीक है ना, और ये दिशा क्या थी, तल के लंबवत बाहर की ओर थी, प्लस प्लस है, तो मैंने उसको एकांक सदिश एन कैप के रूप में शो किया था। मेरे को लिखना पड़ेगा यहां एन कैप प्लेट, प्लेट का मतलब पट्टिका के पृष्ठ के तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। भाई दिशा व्यक्त करने के लिए भाई तल के लंबवत है, प्लेट के जो पृष्ठ था जिसके ऊपर अपन ने आवेश माने थे उसके तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। भाई तल के लंबवत दिशा शो करने के लिए एकांक सदिश अपन ने लिया है। ओके गाइज, ये फॉर्मूला रहेगा। अब कुछ नहीं है, एक दो आपके डाउट है वो जो इस टॉपिक में आए थे वो क्लियर करवाऊंगा, और इसके अलावा यहाँ पर ग्राफ बचे हुए तो ग्राफ क्लियर करवाऊंगा। यहाँ से देखना, अगर आपको इजी वे में समझ में जाए तो आप शीट को इस प्रकार मान लो, इस प्रकार रखी हुई, ये मोटाई वाला भाग है, तो आपने आवेश यहाँ पर पृष्ठ पर ही माने थे, इस प्रकार रखी हुई है भाई, ये इस प्रकार रखी हुई आप मान सकते हो। ये वाला मोटाई वाला भाग है, थोड़ा सा ऐसे बड़ा मान लेना, और ये वाला भाग और ये वाला भाग इसके पृष्ठ है, शीट के पृष्ठ, प्लेट के ये दोनों पृष्ठ है, इधर वाला और इधर वाला, ये मोटाई वाला भाग। तो यहाँ पर कोई बिंदु लिया था, उस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान किधर था, इधर था, और वो क्या था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दिशा में एन कैप, इतना जनरेट हुआ है, ठीक है ना, इस बिंदु P के ऊपर। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब बचा है ग्राफ, उस टॉपिक को आप इस हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हो, उस डायग्राम को आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिए, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अचालक परत वाला था, प्लेट में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन फॉर्मूला जो फाइनल आएगा अचालक परत के लिए, जो फॉर्मूला आएगा वहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। यहाँ पर चालक पट्टिका के कारण, चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा उसके लिए फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अचालक परत के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि चालक पट्टिका के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस ये फर्क है, ये लिखवा दूंगा मैं नोट में। अब देखिए ध्यान से, पहले ग्राफ देख लेते हैं, फिर नोट में कुछ बातें पढ़ेंगे अपन। ग्राफ पहला,
फॉर्मूला लिख देता हूँ, चूंकि आपके सामने जो ई आया है वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो क्या यहाँ पर दूरी का पद है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूरी का पद है ही नहीं, यहाँ पर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मतलब है चालक पट्टिका के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान बिंदु कितनी दूर है उस दूरी पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? तो भाई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान आप ले लो वाई एक्स पे और दूरी ले लो यहाँ पर एक्स एक्स पे। दूरी आप जो निकट बिंदु है उसको कितना ही कम ज़्यादा कर लो, दूरी को थोड़ा परिवर्तित कर लो, दूरी पे डिपेंड नहीं करता। क्या डिपेंड नहीं करता? विद्युत क्षेत्र। इसलिए विद्युत क्षेत्र वाली लाइन एक फ्लैट रेखा, एक सीधी रेखा इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, एक्स एक्स के समांतर सीधी रेखा। समझ में आया? ग्राफ नंबर 2 बनेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य। यहां पर लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र व पृष्ठीय आवेश घनत्व, व पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा के मध्य। क्या आ जाएगा? देखो यहां पर फॉर्मूला आपके सामने, सिग्मा बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा, ये तो नियत है, एप्सिलॉन नॉट तो नियत होता है। तो सिग्मा मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कैसे बढ़ा सकते हो? पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ सकता है आवेश की मात्रा बढ़ाने से। उस जो प्लेट थी, प्लेट के पृष्ठ के ऊपर आवेश का मान बढ़ेगा, आवेश की मात्रा बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली ई का मान भी निकट बिंदु के ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब समानुपाती वाला संबंध है सिग्मा और ई के बीच में। तो समानुपाती वाले संबंध में ग्राफ कैसे आएगा? वो समानुपाती वाली रेखा ये वाली बीचों बीच से निकल देगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ले लेता हूँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र हो गया ये। अब देखिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ध्यान रखना। आपको ये समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गए होंगे। नोट, चालक पट्टिका के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान बिंदु की पट्टिका के पृष्ठ से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। मतलब विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, एक तो हो गया। दूसरा देखिए, चूंकि जो अपन ने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, ये याद रहे इसलिए मैंने नोट में इसको डाल दिया दूसरे वाले पॉइंट को। चूंकि विद्युत क्षेत्र जो अचालक परत के कारण आया था वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, परिमाण में यही था। जबकि ई चालक पट्टिका के कारण आया था वो आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है? संबंध हो जाएगा ई चालक है पट्टिका। भाई आप अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दोगे तो क्या पहुंच जाओगे? कहां पहुंचोगे? चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पे पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब यहां पर ऐसे और संबंध आप लिख सकते हो, ई चालक पट्टिका बराबर दुगुना है ई अचालक है परत। ये आप संबंध ध्यान रखें, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का दुगुना है। ठीक है ना? ये संबंध देख लो। अचालक परत वाला देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां लिख सकता हूं 1/2 ई चालक पट्टिका। इसका मतलब यही तो है
या तो आप इसको बोलो अचालक परत के कारण कितना जनरेट होता है, जितना चालक पट्टिका के कारण जनरेट होता है उसका आधा, या फिर चालक पट्टिका के कारण कितना जनरेट होता है, जितना अचालक परत के कारण जनरेट होता है उसका दुगुना। ठीक है ना, समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी है। यहां तक ये टॉपिक खत्म हुआ है। अनुप्रयोग नंबर 3, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, वो सवाल का सॉल्यूशन मैं करता हूं। वो सवाल कुछ इस प्रकार है कि भाई किसी चालक के अंदर मतलब चालक के आयतन में, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य क्यों होता है? एक तो ये सवाल, और दूसरा सवाल किसी चालक के आयतन में आवेश का मान शून्य क्यों होता है? समझ में आया सवाल क्या है? सवाल को लिख दूंगा। क्वेश्चन है किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है? अभी हुआ था ना विद्युत क्षेत्र शून्य, तो उसी कॉन्सेप्ट को अपन समझेंगे। दूसरा सवाल यहां लिख देता हूं, चालक के अंदर आवेश शून्य क्यों होता है? सो आवेश का मतलब है उसको दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश उसके आयतन में क्यों नहीं जाता, उसके आयतन में एक भी आवेश उपस्थित क्यों नहीं होता है, जबकि पूरे पृष्ठों पे आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ेंगे। ये पहला सवाल का सॉल्यूशन में दे देता हूं, बड़े ध्यान से देखना। देखिए मेरे पास में मैं एक विद्युत क्षेत्र यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र को कंसीडर करने के लिए मैंने विद्युत बल रेखाएं बनाई हैं। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रही है, इधर है आगे, ये विद्युत क्षेत्र मैंने लिया है, दिख रहा है ना? इस विद्युत क्षेत्र में या विद्युत बल रेखाओं के बीच में कोई चालक मैंने ले लिया। ये कोई चालक है, चालक का आकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन इजी वे में समझ में आ जाए इसलिए मैंने ऐसा रखा है। अब आप तो बोलोगे चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा होती नहीं है, तो उसका मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। आप बस अपना पेशेंस रखें। यहाँ पर देखिए विद्युत बल रेखाएं कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है। धनावेश से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आवेश कौन सा रहेगा? प्लस आवेश रहेगा। समझ में आया? यहाँ प्लस प्लस आवेश रहेगा। और कहाँ पर एंड होती है? माइनस वाले आवेश पे, अर्थात ऋणावेश पे समाप्त होती है। तो ये ऋणावेश मैंने ले लिया है, ठीक है ना? ये क्या है? ये चालक है भाई। ये जो वस्तु मैंने ली है वो क्या है? चालक। अब चालक में मुक्त अवस्था में क्या होते हैं? चालक मतलब धातु, धातु में मुक्त अवस्था में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए अब बताइए, ये इधर से जहां से विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ हुई है वो वाला पॉजिटिव आवेश ही था। वो पॉजिटिव आवेश इसके किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि मुक्त अवस्था में इस चालक में है क्या? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों का झुकाव इधर की ओर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार के लिए मैं मिटा देता हूँ इन अंदर वाली रेखाओं को। इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेश। ऋणावेशों का झुकाव यहाँ की ओर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली चूंकि चालक के अंदर जितने ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन थे उसी को अनुपात में बैलेंस करने के लिए धनावेश भी उतना ही था। तो धनावेश दूसरी तरफ, धनावेश अब किसकी ओर आकर्षित होगा? इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश इस तरफ हो गया, तो धनावेश नेगेटिव की ओर होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। समझ में आया? जितनी ज्यादा मात्रा का बाहरी विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पर ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है ना, जितनी ज्यादा मात्रा का प्रबल बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा, इन आवेशों का जो चालक के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश है उनका दुर्वण उतना ही ज्यादा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इस प्रक्रिया को दुर्वण बोलेंगे, उतना ही ज्यादा होगा। मतलब उतनी ही ज्यादा मात्रा में नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे। आई बात समझ में? उसी अनुपात में, उतनी ही मात्रा में, जितना ज्यादा बाह्य विद्युत क्षेत्र है उतना ही इसका ज्यादा दुर्वण है। अब देखो अंदर है, अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ नहीं हुआ, अंदर प्लस माइनस अलग अलग हो गए, तो विद्युत क्षेत्र अंदर भी उत्पन्न हुआ है। अब अंदर वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो ऐसे थी, ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको समझ में आ गई। जबकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अपोजिट है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा है। चालक के अंदर है, चालक के अंदर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो चालक के अंदर इस प्रकार जा रहा है, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत जा रहा है। जा रहा नहीं जा रहा?
आंतरिक विद्युत क्षेत्र एस से जा रहा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र एस से जा रहा है। तो चालक के अंदर दोनों प्रकार के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। एक तो बाह्य, एक चालक के अंदर खुद का आंतरिक, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में और परिमाण में क्या है, समान। अब परिमाण में समान होने का रीजन भी मैंने बता दिया है कि जितनी ज्यादा मात्रा में बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा, उसका ध्रुवण, चालक का ध्रुवण उतनी ही ज्यादा मात्रा में होगा और उसके अंदर जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है वो उतना ही जनरेट हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। मैं इसका रीजन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। और उल्टा क्या जनरेट हो रहा है चालक के अंदर, ये ई आंतरिक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। निरस्त कर देंगे तो एक भी बल रेखा अंदर नहीं होगी, क्योंकि कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे के प्रभाव को, अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। समझ में आ गया? तो मैं इसका रीजन, इस सवाल तो बाद में देख लेंगे, पहले इसका ही सॉल्यूशन देख लेते हैं। चूंकि किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर चालक के आवेशों का ध्रुवण हो जाता है, जिससे चालक के अंदर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा अंदर उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र को आंतरिक लिखेंगे तथा आंतरिक विद्युत क्षेत्र का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण इनका प्रभाव निरस्त हो जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। समझ गए? परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होने का मतलब ये वाला बाह्य, ये वाला आंतरिक एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल निरस्त कर देंगे। इसलिए आंतरिक विद्युत क्षेत्र बिल्कुल ही परिणामी रूप से कितना होगा, 0। समझ में आ गया ना? दिशा विपरीत होने के कारण और परिमाण समान होने के कारण बाह्य और आंतरिक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र अंदर कितना होगा, 0। और एक भी बल रेखा, फिर दोनों बल रेखा एक दूसरे को कैंसिल कर दी, एक भी बल रेखा अंदर प्रवेश नहीं होगी। फिर क्लियर है? मिटा दूं। अब दूसरे देखो, अब इसका सवाल, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। अब भाई चालक के अंदर परिबद्ध आवेश शून्य क्यों होता है? मिटा रहा हूं मैं इसको। किसी चालक के अंदर परिबद्ध आवेश शून्य क्यों होता है? इसका सॉल्यूशन इतना 1-2 मिनट में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। किसी चालक के अंदर परिबद्ध आवेश शून्य क्यों होता है? चालक के अंदर परिबद्ध आवेश शून्य क्यों होता है? ठीक है ना? ये भाई चालक है। आप चालक को किसी भी आकृति का मान लो, लेकिन अपने इजी वे में समझने के लिए ये चालक है और यहाँ पर परिबद्ध आवेश कितना होता है, शून्य। वो अपने को पता करना है क्यों होता है। ठीक है ना? तो मान लो हम जानते हैं किसी, अपने को सिद्ध करना है ये क्यू बराबर अंदर जो परिबद्ध वो 0। हम जानते हैं किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है,
दो फॉर्मूले, एक तो है ई डॉट डी एस और वो बराबर है क्यू अपॉन क्यू परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। अब अपने को पता है अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, चूंकि अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है 0, इसलिए मान रखेंगे तो फाई बराबर 0 हो जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा और वो बराबर कितने क्यू परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, क्यू परिबद्ध कितना आ जाएगा कि भाई चालक से जो परिबद्ध आवेश है वो कितना आ जाएगा, परिबद्ध मतलब चालक से घिरा हुआ, वो आ जाएगा 0। इसलिए चालक से परिबद्ध आवेश, चालक को अगर आप आवेशित करोगे तो चालक से परिबद्ध आवेश कितना होगा, 0, ठीक है ना। तो आज का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी टॉपिक अपन जो अनुप्रयोग नंबर अगला है, चौथा नंबर है गाउस के नियम का अनुप्रयोग, वो कल करेंगे। धन्यवाद।